वेलकम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जैसा कि 10th क्लास में हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है तो उसमें हम लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल और फोर्थ चैप्टर है हम लोगों का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और सबसे लास्ट जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और हमारे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि केमिकल रिएक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो केमिकल रिएक्शन का अगर हम बेस देखें, सबसे पहले जड़ की बात करें तो एकदम स्टार्ट होता है केमिकल चेंज से, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। केमिकल चेंज अब क्या होता है, तो केमिकल चेंज को हम लोग डिफाइन करते हैं द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें क्या होता है कि नया सब्सटेंस फॉर्म करता है नए प्रॉपर्टी के साथ, नया सब्सटेंस फॉर्म करता है नए प्रॉपर्टी के साथ। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रोथ इन प्लांट, ये क्या है, एक फिजिकल केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज जो होता है वो फिजिकल चेंज का अपोजिट होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, लेकिन उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मतलब उसको पुराने स्टेट में ला सकते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर मेल्ट करता है तो फिर उसको कोल्ड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पुराने स्टेट में वाटर में ला सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, और उसी का अपोजिट होता है केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज क्या होता है कि एक बार अगर वो चेंज हो गया तो फिर से अपने पुराने स्टेट में सिंपल फिजिकल प्रोसेस से नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। जैसे ग्रोथ इन प्लांट्स, अगर हम केमिकल का बात करें तो अगर हम जैसे है NaCl को अगर हम रिएक्ट करा दे AgNO3 से, तो इसमें क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NaNO3। यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, और नया कंपाउंड जो फॉर्म कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और इसमें एक सेकेंडरी प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें देखिए कि दो नया सब्सटेंस बना है, इस दोनों का प्रॉपर्टी पुराने मटेरियल के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज से ही शुरुआत होता है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। केमिकल चेंज का ही मॉडिफाइड जो फॉर्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी एंड दे कैन नॉट रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। वैसा केमिकल चेंज जिस केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म करता है नए प्रॉपर्टी के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करता है लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो पुराने सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आप लोग समझ गए होइएगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म करता है नए प्रॉपर्टी के साथ। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन को मिक्स कर देते हैं क्लोरीन के साथ, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये दोनों मिक्स करके सल्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में न तो हाइड्रोजन का कोई प्रॉपर्टी होता है न ही क्लोरीन का कोई प्रॉपर्टी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अगर हम स्टेट का भी बात करें तो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, जबकि HCl गैसियस और लिक्विड दोनों स्टेट में पाया जाता है। तो यह हो गया केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एक ये पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, और एक ये पार्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म किया है। तो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म करता है केमिकल रिएक्शन में उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में फॉर्म करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और इस दोनों के बीच में एरो से हम लोग डिनोट करते हैं। तो केमिकल चेंज समझ गया होगा, केमिकल रिएक्शन समझ गए आप लोग। अब केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सब का कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो उस हिसाब से हम लोग नोट किए हैं मेनली 5 कैरेक्टर होता है। पहला कैरेक्टर होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा कैरेक्टर होता है चेंज इन स्टेट,
थर्ड कैरेक्टर उसका होता है चेंज इन कलर। फोर्थ होता है प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है कि प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। और लास्ट जो कैरेक्टर होता है वो होता है एनर्जी चेंज। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमको एनर्जी देना भी होता है, और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो हम लोग बारी बारी से इस सब के बारे में जानते हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या करता है कि गैस को रिलीज करता है। केमिकल रिएक्शन क्या करता है, गैस को रिलीज करता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपको गैस रिलीज होते हुए देख सकते हैं आप लोग। जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल का, तो अगर कभी भी जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, मेटल और एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, तो उसमें एक तो साल्ट बनता है जिसके बारे में आप लोग पढ़े हुए, जो साल्ट हमेशा क्या होता है, मेटालिक साल्ट होता है, और इसमें फिक्स है कि यह हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जितने भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इस पर कैरेक्टर को हम लोग समझ चुके हैं कि ये कैरेक्टर क्या है कि जब मेटल को हम लोग एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट बनता है और गैस रिलीज होता है। इसके अलावा भी कई सारा ऐसा प्रॉपर्टी है जहां पे आप उनको गैस निकलते हुए देख सकते हैं। जैसे एक और है, अगर हम मेटल के कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको साल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अलग अलग गैस के रिलीज होने के बाद उनका पहचान अलग अलग होता है। अगर हम हाइड्रोजन गैस का पहचान करते हैं तो जब कभी भी हाइड्रोजन गैस के पास कोई जलता हुआ बत्ती ले जाते हैं हम लोग तो पॉप साउंड के साथ जलता है, ऐसे पट पट की आवाज़ होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पहचान करना है तो उसको हम लोग अगर लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं तो लाइम वाटर का कलर क्या करता है, वो चेंज करके मिल्की कर देता है। तो ये सारे पहचान है अलग अलग गैसेज के। अब अगर हम बात करें दूसरे प्रॉपर्टी का, तो चेंज इन स्टेट। ये एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको ऑब्जर्व किए होइएगा अपने अगल बगल में कि मेटर जो होता है कभी कभी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे सिंपल सा बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब मिलता है तो क्या होता है कि H2O बनाता है। वो बात अलग है कि उसके मिलने का रेशियो फिक्स होता है। जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:8 के मास रेशियो में मिलाते हैं तो क्या होता है, वाटर बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है और वाटर हमेशा लिक्विड होता है। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब हम मिला देते हैं तो CaCO3 बनता है जो क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, तो ये सारे चेंज इन स्टेट के एग्जाम्पल हैं, ये सारे चेंज इन स्टेट के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम लोग चेंज इन कलर का। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि उनका कलर चेंज होता है, इनको भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट अगर हम लें तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है कि ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। अब इसमें हम लोग अगर फेरस डाल दे, आयरन डाल दे, तो ये क्या करता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जो कि आप लोग 8th क्लास में पढ़े होइएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ये फेरस क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके जगह पे जाके जम जाएगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 और इसमें से क्या करेगा, ये कॉपर को रिलीज कर देगा। ये हमेशा होता आ रहा है कि सीनियरिटी टेबल के हिसाब से हम लोग सीनियर को देख के उनका अपना पोजीशन क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे घर में भी होता है, जब बड़े लोग आते हैं तो छोटे लोग क्या करता है, उनको अपना पोजीशन छोड़ देता है कि भाई आके आप बैठ जाओ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे वही डिस्प्लेसमेंट हुआ था। बात कलर चेंज की करें तो ये ब्लू कलर का था और ये जो होता है ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये क्या हो गया, कलर का चेंज। ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम दिया। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि कलर का चेंज होता है। अब अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि प्रिसिपिटेट होता क्या है। तो प्रिसिपिटेट होता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस। इनसोल्यूबल मतलब कि जैसे कि अगर हमारे हाथ में कोई तेल लगा हुआ है, हाथ में तेल और मिट्टी लग गया है, उसको जब हम पानी में जाके धोते हैं तो आप देखिएगा
कि कुछ उसका पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही उस पार्टिकल्स को आप निकालना चाहेंगे तो वो पानी में मिल जाता है, फिर आप छोड़ देते हैं वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो वो जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जिसको न तो हम निकाल ही पा रहे हैं जो न ही उसमें मिक्स हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीसिपिटेट। क्या कहते हैं? तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि प्रीसिपिटेट फॉर्म करता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो आगे इसी टॉप चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अक्सर ये देखा गया है कि उसमें प्रीसिपिटेट फॉर्म करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें, अभी हम लिए भी थे कि हम सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं। क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तो इस रिएक्शन से आप देख रहे हैं कि सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और सिल्वर क्या है कि उससे कम रिएक्टिव है। और NO3 जो होता है ये रेडिकल होता है पावरफुल, और क्लोरीन क्या होता है उससे कम पावरफुल होता है। तो Na क्या करेगा, पावरफुल वाले के साथ जाके मिल जाएगा, तो ये बना लेगा NaNO3, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सेकेंडरी जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बच गया, Ag और Cl। तो यहाँ पे जो AgCl होगा ये व्हाइट कलर का क्या होता है, प्रीसिपिटेट बनाता है। प्रीसिपिटेट को हम लोग जनरली PPT लिख देते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट। एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी आता है प्रीसिपिटेट रिएक्शन, तो वहाँ पे हम लोग इसे ही डिफाइन लिखते हैं कि द रिएक्शन इन विच प्रीसिपिटेट आर फॉर्म आर नोन एज प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये हो गया प्रीसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग क्या किए कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिए, तो क्या बना, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, जो व्हाइट कलर का PPT था। अब लास्ट बात करें अगर हम केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक का, तो उसमें आता है एनर्जी चेंज। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम दो तरह का एनर्जी चेंज लिखे हैं। एनर्जी चेंज का मतलब होता है कि हीट का गेन और लूज। तो एक्सोथर्मिक एनर्जी चेंज में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हीट को अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो क्या होता है कि हीट जिसमें देना होता है। तो पहला बात हम लोग करें एनर्जी चेंज का, तो इसमें क्या था, एक्सोथर्मिक। क्या था, एक्सोथर्मिक। क्या था, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, थर्मो। एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब थर्मल, जिसमें हीट क्या हो, निकले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर लेते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम वाटर मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, हीट रिलीज करता है। तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक। एक होता है इंडोथर्मिक, सेकेंडरी क्या है, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक जिसमें इंडो मतलब हीट को हम लोग इन करवाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग हीट पास करवाते हैं। हीट को जनरली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, आगे हम बताएंगे कि किस चीज़ को कैसे डिनोट किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट में हीट अप्लाई करते हैं तो ये CaO हो जाता है और CO2 अलग अलग टूट जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग वैसे तो तुरंत लिख देते हैं। अगर हमको अभी जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखना था तो H2O2 हम लिख दिए। H2 कैसे होता है, O2 कैसे होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, और इसको बैलेंस कैसे करते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो हम लिख दिए H2O, ये जबकि एक अनबैलेंस रिएक्शन है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखाएगा, ये हाइड्रोजन है तो हमको ये लिखना चाहिए कि ये हाइड्रोजन है, उसको हम ऑक्सीजन से ऐड करवाए हैं, और तब जाके ये क्या बना है, वाटर बना है। तो इसमें हमारा एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होता है और कॉपी पेन भी ज़्यादा ख़त्म होता है। कॉपी तो बचाना ही चाहिए। तो ये क्या होता है कि इसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि सबसे पहले सिंबल कौन दिया था, डाल्टन ने दिया था, उसके बाद लेबोजियर ने दिया। इसके बारे में डिटेल से हम लोग 9th वाले टॉपिक पे बहस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन ये हुआ, ये जो हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग,
केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब बात करें केमिकल इक्वेशन का, तो जैसा कि हम लिखे हैं कि केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन, इसमें नहीं लिखा हुआ है, जो कि अब दो तरह का होता है केमिकल इक्वेशन, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जिसका ढांचा होता है, स्केलेटल मतलब ढांचा होता है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, लेकिन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है कि स्केलेटल है, ढांचा बना हुआ है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर बनता है, ये स्केलेटल है। जबकि बैलेंस इसका क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, जिनको लेवोजियर ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके मास का, तो ये 2 ग्राम अगर हम ले तो ये क्या हो जाएगा 16 टू जा 32 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 16 तो 18 ग्राम। ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए अगर हम H2 लिए हैं, O2 लिए, अगर हम 2H2O कर दें, बैलेंस करने के कई सारे तरीके हैं जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो H2 का बात करें तो 2 प्लस 32, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 इंटू 18 तो कितना हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे बैलेंस करने के, यहाँ पे 36 ग्राम हमको मिल चुका है जो कि हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम लोग वाटर कहते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे हम 2 और लगाएंगे तो ये 2 2 कितना हो गया 4। अब ये हो गया 36 ग्राम और ये भी है 36 ग्राम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। बहुत सारे बच्चे जो क्या होगा कि पीरियोडिक टेबल नहीं याद किए होंगे, उनको नहीं पता चल रहा होगा कि ये 2 ग्राम कैसे हुआ, तो उनको हम बता दें कि हाइड्रोजन का जो मास होता है बाबू वो 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। इसके बारे में भी 9th क्लास में आप लोग पढ़े हुएगा कि शुरू में इसको AMU लिखते थे हम लोग, उसके बाद इसको हम लोग U लिखे। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन का मास क्या हो गया 1, ऑक्सीजन का मास 16, यहाँ पे 32 कैसे हो गया, तो 16 2 जा 32, और इस तरह से हम लोग क्या किए 4 और 32 16 ग्राम और ये 36 ग्राम और 36 ग्राम। तो ये क्या करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है और इस हिसाब से बैलेंस होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसी के साथ आज की बातचीत यहीं पे समाप्त।